नमस्कार प्यारे कृषि अभ्यर्थियों। स्वागत है आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं, अपनी आज जो सब्जेक्ट रहेगी वो रहेगी एंटो। आज अपन बात करेंगे एंटो 222 के बारे में, जिसमें अपन जो टाइटल है इसका वो है बायोपेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर। क्या आज अपन बात करने वाले हैं बायोपेस्टिसाइड बायोपेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर। अपने जो सेमेस्टर के अंदर बायोपेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर सब्जेक्ट चलती है, उस सब्जेक्ट की आज अपन पहली क्लास है, आज है वो शुरुआत कर रहे हैं उस क्लास की। तो आज अपना जो पहला चैप्टर है, इसका फर्स्ट चैप्टर है, वो है हिस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बायोपेस्टिसाइड। यानी कि जैव रसायन है, इनकी क्या हिस्ट्री है, इसका इतिहास क्या है और इसके क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या अवधारणा है, उस चैप्टर के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। उसको आज अपन व्यवस्थित रूप से पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर भी जरूर कीजिए ताकि उनको भी अधिक से अधिक फायदा हो। और आज अपन शुरुआत करने वाले हैं अपने चैप्टर की हिस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बायोपेस्टिसाइड। जो बायोपेस्टिसाइड होते हैं, जैव रसायन होते हैं। आज अपन क्या पढ़ेंगे? जैव रसायन पढ़ेंगे। जैव रसायन है, जैव रसायनों की हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, इनकी शुरुआत कब हुई थी, सर्वप्रथम भारत में इसका प्रयोग कब हुआ, विश्व में कब हुआ, इसकी शुरुआत किन्होंने की थी, उन सभी हिस्ट्री है इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ में अपन पढ़ने वाले हैं इसकी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं अपन जैव कीटनाशकों का इतिहास और अवधारणा। तो जैव कीटनाशक वे प्राकृतिक या जैविक रूप से व्युत्पन्न एजेंट होते हैं जिन्हें कीटों, बीमारियों और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। पहले इसकी अगर अपन डेफिनेशन देखें कि बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं, तो बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं? ये प्राकृतिक या जैविक रूप से व्युत्पन्न एजेंट होते हैं। बायोपेस्टिसाइड होते हैं ये प्राकृतिक या नेचुरल रूप से, या फिर अपन बात करें प्राकृतिक या जैविक रूप से। किससे? जैविक रूप से। ये या तो प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाते हैं, प्राकृतिक व्युत्पन्न होते हैं, या फिर जैविक व्युत्पन्न होते हैं। जैसे अपन बात करें नीम की खली है या नीम का अर्क है, इसका उपयोग अपन है जो कीट नियंत्रण के रूप में करते हैं, तो ये प्राकृतिक होते हैं। या फिर किसी जीवों के व्युत्पन्न होते हैं, किसी जैविक रूप से व्युत्पन्न एजेंट होते हैं जिन्हें कीट नियंत्रण के लिए, बीमारी या पादप रोगों के नियंत्रण के लिए तथा खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये रासायनिक कीटनाशकों के मुकाबले पर्यावरण के लिए अनुकूलित विकल्प के रूप में कार्य करते हैं। जो बायो एजेंट होते हैं, बायोपेस्टिसाइड होते हैं, जैव रासायनिक होते हैं, ये पेस्टिसाइड की तुलना में यानी कि रसायनों की तुलना में पर्यावरण के लिए वो अधिक लाभदायक होते हैं बायोपेस्टिसाइड। जैव कीटनाशकों का उपयोग प्राचीन काल कृषि प्रथाओं से जुड़ा हुआ है। जैव कीटनाशक है, इनका उपयोग है वो प्राचीन काल से किया हुआ आ रहा है। इसका उपयोग है अपन को जो साक्ष्य है वो अथर्ववेद के अंदर भी मिलते हैं। कौन सा वेद? जो अथर्ववेद है, अपना अथर्ववेद के अंदर भी है बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग के साक्ष्य मिलती है, जिसमें नीम के अर्क का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनका उपयोग, आधुनिक उपयोग पिछले कुछ दशकों में काफी बढ़ा है। अब अपन को पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का है जो शेड्यूल है वो बढ़ता जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग किया जा रहा है। तो पिछले कुछ दशकों के अंदर, पिछले कुछ 10 वर्षों में बायोपेस्टिसाइड का उपयोग है सर्वाधिक बढ़ा है। रासायनिक कीटनाशकों के पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर चिंता उत्पन्न हुई है। जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं, जो पेस्टिसाइड होते, केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड के प्रयोग से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर है वो कुप्रभाव पड़ता है। इन्हीं चिंताओं को जो उत्पन्न हुई है चिंता, इन्हीं चिंताओं को कम करने के लिए अपन बायोपेस्टिसाइड या जैव कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। अब अपन देखते हैं इसके इतिहास की बात करें। अगर अपन बायोपेस्टिसाइड की अर्ली हिस्ट्री ऑफ बायोपेस्टिसाइड यानी जैव कीटनाशकों का प्रारंभिक इतिहास क्या है, इतिहास के अंदर जो शुरुआती इतिहास है वो क्या है, तो इसमें पहला है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस। जो पारंपरिक ज्ञान और प्रथाएं होती है, पारंपरिक ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज। पारंपरिक ज्ञान क्या होता है? पारंपरिक ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो अपन को स्थानांतरित होता रहता है। जैसे अपने जो पिताजी है, पिताजी के दादाजी है, उन्होंने भी नीम के अर्क का प्रयोग या नीम की पत्तियों का प्रयोग धान के अंदर जब अपन भंडारित करते हैं अनाज, तो उसके अंदर अपन बाजरी वगैरह भंडारित करते हैं, तो उसमें नीम की पत्तियां हैं वो पहले से ट्रेडिशनल रूप से अपन डालते हुए आ रहे हैं, जिससे उसके अंदर खपड़ा भरंग वगैरह जो भंडारित अनाज के कीट है वो
हानि नहीं पहुंचाए। तो ट्रेडिशनल रूप से है शुरुआत में इसका प्रयोग किया आ रहा है। भारत में पारंपरिक कृषि प्रथाओं में हमेशा प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियों का उपयोग किया जाता है। जो ट्रेडिशनल रूप से अपन फार्मिंग करते हैं, ट्रेडिशनल रूप से फार्मिंग में अपन किसका प्रयोग करते हैं? प्राकृतिक कीट नियंत्रण की विधियों का प्रयोग करते हैं। और प्राकृतिक कीट नियंत्रण की विधियां हैं, इसमें बायो पेस्टिसाइड भी आता है। प्राचीन ग्रंथ जैसे अथर्ववेद और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राकृतिक कीटनाशकों जैसे नीम और अन्य पौधों के अर्क का उपयोग का उल्लेख मिलता है। अपन अगर प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में अथर्ववेद, उसके अलावा जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ है, अर्थशास्त्र ग्रंथ किसके लेखक कौन है? कौटिल्य। तो अथर्ववेद और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ है, इसके अंदर भी नीम तथा अन्य पौधों के जो अर्क होता है, रस होता है, जिसको अपन रस बोलते हैं, नीम की जो नीम का तेल होता है उसको ही अर्क बोलते हैं। अर्क क्या होता है? अर्क यहाँ रस अपन बोलते हैं, किसी भी पौधे का तेल होता है उसको अपन अर्क या रस बोलते हैं। इससे है वो इनका प्रयोग है जो अथर्ववेद और कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथों में भी किया हुआ जा रहा है। उसके बाद में बात करें अपन नीम की बात करें, जिसका वानस्पतिक नाम होता है एजाडिरेक्टिन इंडिका। क्या होता है? नीम का वैज्ञानिक नाम होता है एजाडिरेक्टिन इंडिका। नीम एक औषधि महत्व का पौधा है। तो नीम को अपन हॉर्टिकल्चर के अंदर जब मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी अपन नीम का है वो विस्तृत रूप से उल्लेख करेंगे। यह एक औषधि महत्व का पौधा है। भारत में सदियों से प्रसिद्ध प्राकृतिक कीटनाशक रहा है। नीम है वो भारत के अंदर प्राचीन समय से प्रसिद्ध कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। किसके रूप में करते हैं अपन? सबसे ज्यादा है नीम का उपयोग करते हैं वो अपन किसके रूप में करते हैं? बायोपेस्टिसाइड के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? बायोपेस्टिसाइड। नीम का उपयोग है वो सर्वाधिक रूप से बायोपेस्टिसाइड के रूप में प्राचीन काल से ये वो किया आ रहा है। कई प्रकार से कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए इसका उपयोग करते हैं और ये जैव कीटनाशक का एक प्रमुख उदाहरण है जो पौधों के अर्क पर आधारित होता है। बायोपेस्टिसाइड का एक मुख्य उदाहरण की बात करें तो नीम होता है। नीम के अर्क होता है। नीम के अर्क का प्रयोग अपन कीटों के नियंत्रण के लिए करते हैं और उसके अलावा जो रोग होते हैं रोगों के नियंत्रण के लिए भी करते हैं। नीम के अर्क का प्रयोग होता है, वहां पर क्या है? दीमक का प्रकोप भी कम होता है। अगला अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल एरा, यानी कि औपनिवेशिक और उप औपनिवेशिक। औपनिवेशिक क्या होता है? औपनिवेशिक जब भारत के अंदर इंग्लैंड का शासन था तो भारत एक औपनिवेशिक काल था, यानी कि इंग्लैंड का जब शासन था, जब भारत अंग्रेजों गुलाम था, उस समय बायोपेस्टिसाइड की क्या हिस्ट्री थी। उसके बाद में उप औपनिवेश, यानी कि जब अपने हरित क्रांति के आसपास के समय होता है उसको अपन उप औपनिवेश युग बोलते हैं। तो उसमें भारतीय बायोपेस्टिसाइड की क्या हिस्ट्री है उसके बारे में अपन बात करते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में कीटों के प्रकोप के कारण रासायनिक विकल्पों के स्थान पर जैविक एजेंटों का उपयोग करने की ओर ध्यान दिया गया था। जब औपनिवेशिक काल था भारत के अंदर, जब अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय कीटों के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक विकल्पों के स्थान पर अपन किसका प्रयोग कर रहे थे? जैविक एजेंटों का प्रयोग करते थे। जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, ट्राइकोगामा हो गया। जैविक एजेंट क्या होते हैं? वे कीट जो दूसरे हानिकारक कीटों को नियंत्रित करते हैं या दूसरे हानिकारक कीटों के प्रकोप को नियंत्रित करते हैं और फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? जैविक एजेंट बोलते हैं। तो औपनिवेशिक काल में रसायनों की तुलना में जैविक एजेंट जो कीट थे इनका प्रयोग है वो सर्वाधिक किया गया था। हालांकि स्वतंत्रता के बाद, यानी कि उप औपनिवेशिक काल या अपन युग की बात करें तो भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारत ने अपने हरित क्रांति के हिस्से के रूप में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों पर काफी ध्यान केंद्रित किया। जब भारत आजाद हो गया था, भारत की आजादी के बाद में जब भारत के अंदर अनाज की मात्रा है वो कम होने लगी तो हरित क्रांति का युग आया था। हरित क्रांति के समय भारत में रसायनों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। उस समय रसायनों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद में आप पढ़ते हैं अपन डेवलपमेंट ऑफ बायोपेस्टिसाइड मॉडर्न एरा, यानी कि जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में जैविक कीटनाशकों का विकास क्या है, आधुनिक युग में बायोपेस्टिसाइड का क्या डेवलपमेंट है, इनके अपन पढ़ेंगे। तो इसमें पहला अपन पढ़ेंगे 1980 जो 1980 का दशक है, 1980 का दशक है, इसमें जीव के जो जैव कीटनाशक है इनका क्या उद्देश्य रहा? रासायनिक कीटनाशकों का मानव स्वास्थ्य, वन्य जीवों और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव के प्रति बढ़ती चिंताओं के कारण 1980 के दशक में जैव कीटनाशकों की ओर रुझान बढ़ा। जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं, केमिकल होते हैं, रासायनिक कीटनाशक होते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं, इनका प्रयोग से मानव के स्वास्थ्य,
वन्य जीवों पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसको देखते हुए बायोपेस्टिसाइड पर है 1980 के अंदर दशक में ज्यादा रुझान बढ़ा। भारत में जैव कीटनाशकों पर शोध और विकास की दिशा में तेजी आई, विशेष रूप से जब रासायनिक कीटनाशकों के कारण मृदा स्वास्थ्य, जल संसाधन और गैर लक्षित जीवों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव सामने आए। जब भारत के अंदर जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं, भारत के अंदर रासायनिक कीटनाशकों के कारण मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा, जल संसाधन, गैर लक्षित जीवों पर नकारात्मक प्रभाव हुआ। इन नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए जो जैव कीटनाशकों की ओर है भारत में रुझान बढ़ा। अब अपन देखते हैं 99 के जो दशक है, उस 99 के दशक में 1990 के दशक में जैव कीटनाशकों का क्या प्रभाव रहा। भारत सरकार ने जैव कीटनाशकों के विकास को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए कई संस्थान और नियामक कार्य निकायों की स्थापना की थी। 99 के दशक में क्या हुआ, 1990 के दशक में बायोपेस्टिसाइड के विनिमय और उसके प्रभाव आकार को, उसके यूज को बढ़ाने के लिए भारत ने कई संस्थान हैं जो नियामक निकाय की स्थापना की, कई संस्थानों की स्थापना की। इसमें राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण कीट ने विशेष भूमिका निभाई और खासकर जैविक नियंत्रण एजेंटों पर शोध किया। जो राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण कीट संस्थान है NBAII ने मुख्य भूमिका निभाई और NBAII ने जैविक नियंत्रण एजेंट होते हैं, उन जैविक नियंत्रण एजेंटों पर शोध कार्य किया, यानी कि अनुसंधान कार्य किया। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2008, कब, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न्यू टाइम में पूछ सकते हैं। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक कब लाया गया, 2008 में लाया गया। कब लाया गया, 2008 के अंदर है कीटनाशक प्रबंधन विधेयक लाया गया, जिसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया, लेकिन इसका उद्देश्य रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को विनियमित करना और जैव कीटनाशकों सहित वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा देना है। जो कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2008 आया था, उसको पूर्ण रूप से अपन लागू तो नहीं कर सके, लेकिन इसका जो उद्देश्य था वो था कि रासायनिक कीटनाशक होते हैं, इनके उपयोग को कम करना और जैव कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देना। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं 2000 दशक के अंदर बात करें तो इसमें जैव कीटनाशकों का है व्यावसायिक उपयोग बढ़ा, ग्रोथ इन बायोपेस्टिसाइड यूज, इनका है 2000 दशक में जो जैव कीटनाशक होते हैं, बायोपेस्टिसाइड होते हैं, इनका व्यावसायिक रूप से उपयोग बढ़ने लगे, सभी किसान इनका उपयोग करने लगे। 2000 के दशक में शुरुआती वर्षों में भारत में कई जैव कीटनाशक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हो गए। जो 2000 का दशक आया था, 2000 के आसपास है, भारत में कई स्थानों पर है जो बायोपेस्टिसाइड है, जैव कीटनाशक है, इनका व्यावसायिक रूप से ये उपलब्ध होने लगे, मार्केट में आने लगे। इनमें कीटों जैसे कैटरपिलर, एफिड्स, फफूंद को नियंत्रित करने वाले सूक्ष्म जीवों पर आधारित उत्पाद शामिल थे। मुख्य रूप से कैटरपिलर, एफिड्स और फफूंद होती है, इनको नियंत्रित करने वाले जो बायो एजेंट थे, इनका व्यावसायिक रूप से मार्केट के अंदर अपन को उपलब्ध होने लगे। जीव कीटनाशकों ने लोकप्रियता प्राप्त की जो विभिन्न कीटों और कवकों के नियंत्रण में प्रभावी रही। 2000 के दशक में जैव कीटनाशकों ने वो लोकप्रियता प्राप्त की, यानी कि सारे लोग इसको यूज करने लगे, सारे किसान अपने खेतों में यूज करने लगे और विभिन्न कीटों तथा कवकों के नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभाई। अब अपन और देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। जीन संपादित फसलें, जो जेनेटिक्स मॉडिफाइड फसलें होती है, जीएम क्रॉप्स होती है, जेनेटिक्स मॉडिफाइड फसलें, जीन संपादित फसलों जैसे बीटी कपास का आगमन भी जैव कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देने में सहायक था। जो बीटी कपास थी, जेनेटिक्स मॉडिफाइड फसलें हैं, जीएम फसलें जैसे बीटी कपास हो गई, बैसिलस थुरिएंसिस जीवाणु है इस कपास के अंदर है डाला गया, इनका आगमन भी जैव कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देने लगा। इन फसलों में बैसिलस थुरिएंसिस जो प्रोटीन व्यक्त करने वाले डिजाइन किया गया था, जो एक प्राकृतिक कीटनाशक होता है। बैसिलस थुरिएंसिस क्या है, एक प्राकृतिक कीटनाशक है, यानी कि बायोपेस्टिसाइड है। अब बात करते हैं 2010 का दशक, इसमें है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम का है वो ज्यादा देखा गया। 2010 के दशक में किसका विकास हुआ, आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अपने जो सब्जेक्ट है इंसेक्ट इकोलॉजी, उसके अंदर अपन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को है
विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। एकीकृत कीट प्रबंधन की अवधारणा की बढ़ती हुई लोकप्रियता प्राप्त कर रही थी, जिसमें कीटों को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक, जैविक और सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल तरीकों का समायोजन किया गया था। एकीकृत कीट प्रबंधन में क्या करते हैं अपन? एकीकृत कीट प्रबंधन में कीटों के नियंत्रण की भौतिक, रासायनिक, जैविक इन सभी विधियों का सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं और इस रसायनों का कम से कम प्रयोग करते हैं। भारत ने प्रमुख फसलों जैसे कपास, चावल, सब्जियों के लिए आईपीएम रणनीतियों के हिस्से के रूप में जैव कीटनाशकों को अपनाया। भारत में मुख्य रूप से चावल, कपास और सब्जियों के लिए आईपीएम की रणनीति को अपनाते हुए बायोपेस्टिसाइड या जैव कीटनाशकों का उपयोग किया। सरकार की नीतियां, सब्सिडी और आईपीएम पहलों के लिए समर्थन ने जैव कीटनाशकों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं अपन रिसेंट डेवलपमेंट यानी कि हाल ही के विकास। 2020 का दशक चल रहा है अभी। 2020 के दशक में बायोपेस्टिसाइड का क्या विकास रहा है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। जैव कीटनाशकों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि किसान और कृषि पेशेवर स्थायी विकल्पों को तलाश कर रहे हैं। अब 2020 के दशक में जैव कीटनाशकों का उपयोग है धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, क्योंकि अब क्या है कि कृषि पेशेवर और किसान होते हैं वो स्थायी विकल्पों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। भारत सरकार ने जैव कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं, अनुदान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ी हुई समर्थन प्रदान कर रही है। भारत सरकार भी है जो बायोपेस्टिसाइड या जैव कीटनाशक के विकास को उपयोग करने के लिए, उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, विभिन्न प्रकार के अनुदान या सब्सिडी दे रही है, प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति CIBRC, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति CIBRC जैव कीटनाशकों के पंजीकरण की निगरानी करता है। क्वेश्चन आ सकता है न्यू टाइम में कि जैव कीटनाशकों के पंजीकरण की निगरानी कौन करता है? तो जैव कीटनाशकों के पंजीकरण की निगरानी करता है केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति CIBRC जैव कीटनाशकों के पंजीकरण की निगरानी करता है। अब गुणवत्ता और प्रभावी सुनिश्चित करने की ओर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। राष्ट्रीय मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA, कौन सा मिशन? नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है टिकाऊ कृषि। इसको भी अपन एग्रोन 2 के अंदर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी कृषि प्रथाओं में जैव कीटनाशकों के उपयोग को ध्यान केंद्रित कर रहा है, उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। तो ये तो अपना हो गया हिस्ट्री। क्या हो गई? बायोपेस्टिसाइड की हिस्ट्री। अभी तक तो अपन ने देखी थी वो थी बायोपेस्टिसाइड की हिस्ट्री की सर्वप्रथम कब यूज हुआ। तो सर्वप्रथम अथर्ववेद और जो कौटिल्य अर्थशास्त्र ग्रंथ है इसके अंदर बायोपेस्टिसाइड के उपयोग की बात की गई है, जिसमें नीम के अरक का प्रयोग किया गया। ट्रेडिशनल रूप से, पारंपरिक रूप से अपन नीम के अरक का प्रयोग करते आ रहे हैं। उसके बाद में धीरे धीरे औपनिवेशिक काल में जो रसायनों का दुष्प्रभाव को देखते हुए बायोपेस्टिसाइड के उपयोग को बढ़ावा देना अपन ने शुरू किया। उसके बाद में प्रत्येक दशक में अलग अलग रूप से अपन बायोपेस्टिसाइड का उपयोग करें। वर्तमान में बीटी, कपास, जेनेटिक्स मॉडिफाइड फसलें होती है, इनसे भी है अपन बायोपेस्टिसाइड के रूप में उपयोग करते हैं, बायो एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं। अब अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ बायोपेस्टिसाइड या जैविक कीटनाशकों के प्रकार। इनके जो की कॉन्सेप्ट ऑफ बायोपेस्टिसाइड है इसमें अपन पहला पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बायोपेस्टिसाइड, जैव कीटनाशकों के प्रकार। यानी कि जैव कीटनाशक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है अपना है वो माइक्रोबाइयल पेस्टिसाइड यानी कि सूक्ष्म जीव कीटनाशक। कौन से? माइक्रोबाइयल पेस्टिसाइड, सूक्ष्म जीव कीटनाशक। ये सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक, वायरस और प्रोटोजोआ से बने होते हैं, जो कीटों को संक्रमित कर या उन्हें पराजित कर उन्हें नियंत्रित करते हैं। जो माइक्रोबाइयल पेस्टिसाइड होते हैं, सूक्ष्म जीव कीटनाशक होते हैं, ये सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, वायरस और प्रोटोजोआ से बनते हैं। माइक्रोबाइयल पेस्टिसाइड किससे बनते हैं? कवक, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ से बनते हैं। ये कीटों को संक्रमित करते हैं या कीटों को पराजित कर नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। जैसे बैसिलस थुरिएंसिस, बीटी कपास हो गया, बीटी जीवाणु हो गया, बैसिलस थुरिएंसिस, ब्यूवेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा आदि जो प्रजातियां होती है ये कीटों को संक्रमित कर उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करती है। ये आती है माइक्रोबाइयल बायोपेस्टिसाइड। दूसरा आता है बायोकेमिकल पेस्टिसाइड, जैव रासायनिक कीटनाशक। कौन सा आता है? बायोकेमिकल पेस्टिसाइड आता है, जैव रासायनिक कीटनाशक आता है। इनमें पौधों के अरक जैसे नीम, लहसुन,
फेरोमोन और कीट विकास नियामक जैसे पदार्थ शामिल होते हैं। जो बायोकेमिकल पेस्टिसाइड होते हैं, जैव रासायनिक कीटनाशक होते हैं। दूसरा कौन सा है अपना, पहला हो गया बायो पेस्टिसाइड और दूसरा है बायोकेमिकल पेस्टिसाइड। इसके अंदर पौधों के अरक जैसे नीम का अरक हो गया, लहसुन का अरक हो गया। फेरोमोन आते हैं जो लिंग हार्मोन होते हैं, कीटों को नियंत्रित करने के जो काम में लेते हैं। फेरोमोन हो गया, कीट विकास नियामक हार्मोन हो गए आदि का प्रयोग करते हैं। नीम भारत में एक प्रमुख प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। नीम का उपयोग है अपन परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनल रूप से अपन इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। भारत में मुख्य रूप से प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं अपन। अगला है बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड निमेटोड्स। जो लाभकारी कीट और निमेटोड्स होते हैं वो भी है। तीसरा प्रकार होता है बायोपेस्टिसाइड का। इनका उपयोग कीटों को प्राकृतिक शिकार या परजीवी के माध्यम से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जैसे लेडी बर्ड बीटल, परजीवी तत्व या निमेटोड्स इसके उदाहरण हैं। जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं ये क्या करते हैं, अपन फसलों के लिए हानिकारक कीट होते हैं उन कीटों को नियंत्रित करते हैं, उनको खाकर नष्ट कर देते हैं। जैसे लेडी बर्ड बीटल हो गया, जो प्राकृतिक ततैया है वो भी है, कीटों को नियंत्रित करने में लाभकारी होता है। उसके बाद में एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, पर्यावरणीय लाभ। अब अपन बात करते हैं कि इनके पर्यावरणीय क्या क्या लाभ है। ये तीन रूप हो गए, प्रकार हो गए। बायोपेस्टिसाइड के तीन प्रकार हो गए। पहला प्रकार कौन सा है, पहला है माइक्रोबायल पेस्टिसाइड, सूक्ष्म जीव कीटनाशक। दूसरा है बायोकेमिकल पेस्टिसाइड और तीसरा है बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड निमेटोड्स। ये तीन रूप है, आप इनका देख लेना एक बार। अब अपन बात करते हैं एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, यानी कि बायोपेस्टिसाइड का पर्यावरणीय क्या लाभ है। बायोपेस्टिसाइड के पर्यावरणीय लाभ की अपन बात करने वाले हैं। बायोपेस्टिसाइड जैव कीटनाशक रासायनिक विकल्पों के मुकाबले पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल माने जाते हैं। जो बायोपेस्टिसाइड होते हैं, बायोपेस्टिसाइड रसायनों की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक लाभदायक होते हैं, अधिक अनुकूल होते हैं। ये प्रजातियां विशिष्ट होते हैं। इनकी क्या होती है, प्रजातियां विशिष्ट होती हैं। बायोग्रेडेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं, बायोग्रेडेबल होते हैं, प्रजातियां विशिष्ट होते हैं। मनुष्य, जानवर और लाभकारी जीवों जैसे पर परागणकर्ताओं के लिए कम विषैले होते हैं। ये क्या होते हैं, मनुष्य, जानवर और लाभकारी जीवाणु है जैसे परागणकर्ता, मधुमक्खी वगैरह हो गया, इनके लिए ये कम विषैले होते हैं। यानी कि लाभकारी जीवों के जो अपने कीट होते हैं उनके लिए कम विषैले होते हैं, मानव और जानवरों के लिए कम विषैले होते हैं। ये मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। जो सॉइल हेल्थ है, मृदा स्वास्थ्य है, उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। जल प्रदूषण को रोकते हैं। रासायनिक कीटनाशकों के साथ में सामान्यतः ये होते हैं। अगला है रेगुलेशन एंड सेफ्टी। इसके विनियमन और सुरक्षा के क्या है, तो भारत में जैव कीटनाशकों को केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति द्वारा विनियमित किया जाता है। भारत में जैव कीटनाशकों को विनियमित कौन करता है, इनको पंजीकृत कौन करता है, तो केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण संस्थान CIBRC द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, CIBRC संस्थान इंपॉर्टेंट संस्थान है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जैव कीटनाशकों को पंजीकृत कौन सी संस्थान करती है या विनियमित कौन सी संस्थान करती है, तो कौन सी करती है, CIBRC केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति द्वारा किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद सुरक्षा और प्रभावकारिता को मानकों को पूरा करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद में गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करने का भी कार्य किया जाता है। शोध की आवश्यकता है ताकि जैव कीटनाशकों के स्वरूप को अनुकूलित किया जा सके, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके और इनके प्रदर्शन की निरंतरता लाई जा सके। गुणवत्ता और जो स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इसमें शोध कार्यों की भी आवश्यकता होती है। बायोपेस्टिसाइड होते हैं, बायोपेस्टिसाइड की क्वालिटी और उनकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी इसमें शोध कार्यों की आवश्यकता होती है। अब पढ़ते हैं अपन इसकी मुख्य चुनौतियां। जैव कीटनाशकों को अपनाने की एक मुख्य चुनौती रासायनिक विकल्पों की तुलना में उच्च लागत है। इसकी चुनौतियां क्या क्या है, तो पहली चुनौती है कि जो जैव कीटनाशक होते हैं, बायोपेस्टिसाइड होते हैं, इनकी लागत होती है वो केमिकल पेस्टिसाइड की तुलना में उच्च होती है। तो किसान इतनी लागत दे नहीं कर पाते और इसलिए इनका उपयोग है वो कम करते हैं। तो पहली चुनौती ये हो गई। दूसरा है कि जागरूकता में कमी। किसानों के अंदर इतनी जागरूकता नहीं है कि वे ये नहीं सोच सकते कि अगर अपन इस टाइम ज़्यादा केमिकल यूज करेंगे तो अगर अपनी जो अगली आने वाली पीढ़ी है उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसान होगी। तो इस जागरूकता की कमी के कारण अवसंरचना की कमी
असंगत गुणवत्ता भी व्यापक अपनाने में रुकावट डालती है। कभी कभार जो असंगत गुणवत्ता हो जाती है, जो फेक कंपनियां हैं वो कम क्वालिटी का पदार्थ है वो उच्च लागत में देता है, जिससे भी किसान कम उपयोग करते हैं। जैव कीटनाशकों का अक्सर अधिक सटीक आवेदन की आवश्यकता होती है और इनकी क्रियावली रासायनिक कीटनाशकों के मुकाबले धीमी होती है। जो जैव कीटनाशक होते हैं इनके प्रयोग करने के बाद में जो इनकी कार्य करने की क्षमता होती है वो धीमे धीमे तरीके से करते हैं। जब भी बायो केमिकल पेस्टिसाइड है इनका प्रभाव है वो जल्दी होता है, इसलिए भी कहीं ना कहीं बायो पेस्टिसाइड का उपयोग कम किया जाता है। तो अपन ने बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर के अंदर फर्स्ट चैप्टर था हिस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बायो पेस्टिसाइड, उसके बाद आज अपन ने चर्चा की है। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में भी है अधिक से अधिक क्लासों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी है वो अधिक से अधिक फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।